कैप्टन दीपेंद्र साहब, अशोक साहब और नगरोटा से आए हुए पूर्व सैनिक के अध्यक्ष कैप्टन करमचंद दीवान जी, थोरल से आए हुए पूर्व सैनिक समिति के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी और यहाँ पर उपस्थित सभी वायु प्रेत जितने भी सीनियर्स, वेटरन्स और धीरा के खास करके जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सबका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं देवेंद्र साहब को और अशोक साहब को बधाई देता हूँ कि ये धीरा में एक शुरुआत है कि उन्होंने पहली ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की है और मैंने भी इनको थोड़ा सा बोला था कि साहब आप यही धीरा में भी इस चीज को या अपने एक्साइटमेंट को जोड़े। अभी पुरवा से जो प्यासा साहब आए थे, उन्होंने जो बताया बहुत ही अच्छी बातें हैं। मैं आप लोगों को बताऊं कि इस ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ने के लिए मैंने सबसे पहले एक अभी 26 जनवरी 2022 को ही खैरा में पहली मीटिंग की थी, तो खैरा में भी काफी लोग जुड़े हैं। उसके बाद गढ़ जुमुला में भी एक मीटिंग की थी, वहां भी उन्होंने एक एक्सेसमेंट इकाई खोली है और उसके बाद अभी हाल ही में जो 26 जनवरी हुई है थुल में बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने भी वहां पर एक अपनी पूर्व सैनिक समिति बनाई है, जो कि पहले भी थी लेकिन कुछ कारणवश से जो बंद हो गई थी। लेकिन कैप्टन भूपेंद्र जी, कैप्टन अशोक जी, कैप्टन ओम प्रकाश जी, संचार चंद जी, इन लोगों ने भी वहां पर द्वारा अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2013 से हम लोगों ने ये एक, आप लोगों को याद होगा कि सबसे पहले इलेक्शन जब नहीं हुए थे तो एक हरियाणा रवाड़ी में एक बहुत बड़ी एक्साइटमेंट की मीटिंग हुई थी। उसके बाद उस समय में मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में एडम अफसर की सर्विस करता था। तो जब हम सोचते थे तो हम जैसे आप लोग यहाँ आए वैसे ही हम लोग भी संडे के दिन जाके जंतर मंतर में बैठ जाते थे। उस समय जैसे सभी साहब लोगों ने, प्रवक्ताओं ने बताया कि हमें लीड जो हमारे लीडर ही करते हैं, हमारे उस समय भी लीड जो कर रहे थे वो जनरल सतवीर साहब ही थे। हम लोग जैसे आप लोग बैठे हैं, हम लोग भी वहां ऐसे जाके बैठ जाते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये वन रैंक वन पेंशन की बात चली, उससे पहले मैं कुछ एक आपको ये बातें बता रहा हूँ कि ये जो वॉइस ऑफ एक्सेप्टेंस सोसाइटी जो आप देख रहे हैं, ये इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए हमें क्यों मजबूर होना पड़ा। कारण ये है कि जब हम लोग 2014 में जंतर मंतर पे बैठते थे तो जो हमें ड्राफ्ट दिखाते थे तो हम बड़े खुश होते थे कि हमें ये मिलेगा, हमें ये मिलेगा, हमें ये मिलेगा। लेकिन जब फाइनल ड्राफ्ट निकल के आया तो हमें बहुत ज्यादा शौक लगा। हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करते, गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने हमारी मांग जो थी वन रैंक वन पेंशन की मानी। लगभग उस समय हमें 15,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने या भारत सरकार ने दिया। उससे पहले जो गवर्नमेंट थी, जाते जाते जब इलेक्शन नहीं हुए थे तो 500 करोड़ का बजट भी वो भी पास करके गई थी। लेकिन उन्होंने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इतना अंदाजा नहीं लगाया था कि ये वन रैंक वन पेंशन कितना क्रिटिकल हो जाएगा, ये इतना ज्यादा इसका जो बजट बनेगा। जब 15 में ये, जब हमें पैसा मिला 15,000 करोड़ रुपया, जब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखी हम लोगों ने तो हमें बहुत शौक लगा। 6 मार्च 2015 को हम लोगों ने वहां से अपना टेंट जंतर मंतर में अलग से लगा लिया। अफसर का टेंट अलग हो गया और हमारा ORGC उसका टेंट वहां पर एक अलग से रखा। जैसे आप लोग बैठे हैं, बहुत थोड़े आदमी थे, इतने ही आदमी हम लोग वहां थे, लगभग 250-300 आदमी पूरे ऑल इंडिया के।
उस समय हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनी। मैं पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के बारे में बताता हूं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वीर बहादुर सिंह जी हैं, जो कि आगरा के रहने वाले हैं और पैरा रेजिमेंट से ताल्लुक रखते हैं और हौलदार रैंक से वो रिटायर हुए। उसके बाद उप अध्यक्ष जो है हमारे वो राम सिंह साहब हैं, जो कि पैरा से ही हैं, वो जयपुर से संबंध है। उसके बाद हमारे जो कोषाध्यक्ष हैं वो शंभू जी हैं, वो यूपी से नोएडा से रहने वाले हैं। उसके बाद हमारे लीगल सेल के हेड हैं जो कि राजीव भैल जी हैं, जो लुधियाना से हैं। और हमारे जो एक एडवोकेट हैं जितेंद्र देव, जो कि हमारा जितना भी आईटी सेल का बारे में देखते हैं। और हिमाचल की तरफ से उस समय मैं वहां पर 22 फैक्ट्री का एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया हूं। 5th में फेक मिशन तक लगभग काफी ज्यादा डिफरेंस आ गया। कुछ पुराने जो फौजी रिटायर आए, कुछ जो है बाद में रिटायर आए, किसी की पेंशन ज्यादा, किसी की कम। उसको मद्देनजर रखते हुए ये वन पेंशन का एक एजेंडा चला। आप लोगों को पता है, आप लोग सुनते होंगे कि एक होशियारी कमेटी भी गठित की गई, जिसमें उन्होंने काफी रिकमेंडेशन की, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ रिकमेंडेशन मानी, कुछ नहीं मानी। उसके बाद हम लोग यही धीरे धीरे चलते आए, 2016 में पहुंच गए। जब 2016 में पहुंच गए तो 2016 को मुझे याद है, मैं खुद उस डेलीगेशन में शामिल था। 6 मार्च 2016 को हम लोग उस समय के डिफेंस मिनिस्टर थे पर्रिकर साहब, और उनकी डिफेंस सेक्रेटरी थी दयावंती जी IAS। उनके कमरे में जब हम पहली बार फर्स्ट जो हमारी मीटिंग थी, एक ORGSU का डेलीगेशन इंडियन इतिहास में पहली बार जो है किसी डिफेंस मिनिस्टर के ऑफिस में जाके बैठा था। उससे पहले हमारा कोई भी डेलीगेशन ORGSU का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। हमारे जो भी प्रतिनिधित्व होते थे, हमारे अफसर साहिबान ही उनके पास अपनी हमारी बात रखते थे। जैसे वो हमें चलाते थे वैसे हम चलते थे। जब वो बातें वहां हो रही थी, एक लेडीज की वर्डिंग बोल रहा हूं, उस लेडीज ने ये बोला क्या फौज में ऐसा भी होता है? जब हमारे अध्यक्ष जी ने कुछ एक पॉइंट रखे तो पॉइंटों को सुन के वो हैरान हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है इंडियन आर्मी में। इंडियन आर्मी तो बहुत ज्यादा ही है, लेकिन उसको अंदर के जो क्या हो रहा है उसके बारे में किसी को भी पता नहीं, क्योंकि जो भी अधिकारी वहां बैठते थे वो सिर्फ एक अपना ही एजेंडा लेके बाहर चलते थे। जब वहां से हम बाहर निकले तो कुछ कारण में से ऐसा हुआ कि हम लोग जब रणनीति बनाई तो हम लोगों ने देखा कि जो साहब लोगों ने बताया कि हम फौजी एक ही भाषा रखते हैं कि यार उसको मिल जाएगा, मुझे भी मिल जाएगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, जनरल सतवीर साहब से जंतर मंतर के बीच में जब ये बात हो रही थी तो मुझे उसने बोला, पटियाल जी आप बातें तो बहुत कर दो, कितने आदमी? हम पूरे हिमाचल से 4 आदमी, पूरे हिमाचल से हम 4 आदमी बैठे हुए थे सर। एक अभी बेचारे वो स्वर्ग सिधार गए, ये साहब जानते हैं उनको, अवस्थी जी थे मझहरना से, एक मैं था, एक जगदीश साहब जो अभी साहब ने बताया जो कि ऑर्डिनरी कैप्टन कमीशन के अध्यक्ष है वो थे, और एक मुन्ना से साहब थे। हम 4 लोग बैठे थे। तो बड़ा अफसोस हुआ कि जब उसकी बात के आगे चुप हो गए, क्योंकि हमारे हिमाचल में एक्स सर्विसमैन की स्ट्रेंथ जो है इस समय 1,20,000 एक्स सर्विसमैन की स्ट्रेंथ है हिमाचल के अंदर, लेकिन उसमें से कितने हम बैठे हुए? 4 आदमी। वो धीरे धीरे एक शुरुआत थी दोस्तों, 300, 400, 500, लगभग 300 या 400 दिन वो लोग जंतर मंतर पे बैठे, जो कि सतवीर साहब की पार्टी थी। लेकिन कभी भी स्ट्रेंथ जो है वो 500, 600 से ज्यादा नहीं बढ़ी। गवर्नमेंट को जो है तब झुक दिया, जैसे आप लोगों ने देखा किसानों ने आंदोलन किया था सारी दिल्ली। चलो वो गलत था, कुछ उसमें गलतियां थी। हम एक अनुशासन और एक गौरवशाली सेना के जवान हैं, हम कभी भी वायलेशन या कोई ऐसा अनडिसिप्लिन काम नहीं करेंगे। हम जो भी अपनी मांग रखेंगे एक अनुशासन में रहते हुए और सही तरीके से इस मांग को हम
मनवाएंगे और उसकी आवाज उठाएंगे। हमारी पॉलिसी जो है 3 ढंग से काम करती है साहब। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की जो मुद्दा है वो हम 3 ढंग से काम कर रहे हैं। एक तो मैं आप लोगों से सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, 3 पॉलिसी 3 एजेंडे हमारे क्या हैं। एक तो इतने लेटर लिखो, इतनी डाकें डालो, इतने पेपर में डालो, इतने वीडियो बनाओ, इतना यूट्यूब पे फैलाओ कि सारी बातें जो है वो किसी न किसी तरह से गवर्नमेंट के कान जाने। मेरे बोलने का मतलब एक हमारा है मकसद की लेटर लिखो, जैसे साहब ने बोला कि हम प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, उतने लेटर लिखो, इतने फौजी लिखो कि वो परेशान हो जाए कि इतने लेटर कहां से आ रहे। दूसरा एजेंडा है स्ट्रेंथ दिखाने का। स्ट्रेंथ दिखाने का मेरा भाव है कि जितनी हमारी ज्यादा गैदरिंग होगी, जितना हमारा संगठन मजबूत होगा, जितने ज्यादा लोग हमारे साथ होंगे, तभी हमारी आवाज जो वो सुनी जाएगी। तीसरा एजेंडा है हमारा कोर्ट के थ्रू जो है हम अपनी बात को मंगाएं। ये 3 प्रेशर जो चीजें हैं, इनके जरिए हम गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाएं और ताकि तब जाकर जो हमारी कुछ जो मांगे हैं वो मनवाई जाए। ओआरओपी, ये ओआरओपी बंद, अभी कैप्टन देवेंद्र साहब ने भी बताया कि उस टाइम जब हम दिल्ली में बैठे थे तो जस्टिस 1 कमीशन जो बनाया था जस्टिस नरसिम्हा राव रेड्डी, उनको नियुक्त किया था भारत सरकार ने। तो उसके बीच में भी उन्होंने हर स्टेट के बीच में जाकर के अपने विचार एक्स सर्विसमैनों से मांगने चाहे। तो हमारा जो हिमाचल का नंबर पड़ा था योल में, ये योल में सारे एक्स सर्विसमैन आए। लगभग उस दिन भी 3-3.5 हजार एक्स सर्विसमैन इकट्ठा हुआ था। उस समय भी यही बात हुई कि इन अफसरों ने उस जस्टिस रेड्डी को योल के अंदर कैंप के अंदर ले गए और पिक्चर हॉल में बैठ करके वो अपनी 100-150 की स्ट्रेंथ है उस पिक्चर हॉल की बैठने की, और दोनों गेट बंद कर दिए। जो योल में आप लोग गए हैं, 2 गेट हैं, एक ऊपर बाजार की तरफ, एक नीचे, दोनों गेट उन्होंने बंद कर दिए और जितने भी एक्सेसमेंट थे हम सबको बाहर रखा है। उस समय एक सीएफपी के कर्नल साहब होते थे सरदार जी, उनकी ड्यूटी एक जगह, और एक अभी ईसीएच में पालमपुर में रह के गए हैं कर्नल डडवाल साहब, उनकी ड्यूटी दूसरे गेट के ऊपर। फिर जब हमें कभी हम एक गेट की तरफ भागे, कभी दूसरे गेट की तरफ भागे, हमें अंदर ना जाने दिए गए। तब जाकर के हम लोगों ने फिर ये रीजन बनाई कि ठीक है गेट बंद करो और रोड जाम करो। हम सभी एक्सेसमैन जो रोड के ऊपर बैठ गए। जब रोड के ऊपर बैठ गए, जाम लग गया, तो फिर जाके वो जागे। मुझे पर्सनली कोर कमांडर ने बोला इनका लीडर कौन है, तो मेरे से बात करवाई। कर्नल जो सरदार जी सीएफटी के कर्नल साहब वो भागे भागे पीछे आए कि कोर कमांडर का फोन उनको आया, उनको आगे मेरे को लेके आए। मैंने उनको एक ही बात बोली, जब तक जस्टिस रेड्डी बाहर नहीं आएंगे ये धरना नहीं खुलेगा। डीसी डीएसपी सब जो है पूरे उस टाइम पूरा, क्योंकि रोड पूरा जाम हो गया था। उसके बाद उन्होंने बोला इतनी जल्दी इतना बैठने का बंदोबस्त नहीं हो सकता है। तो हमने बोला हम कोई बात नहीं, हम नीचे ही बैठ जाएंगे। तो ईसीएच के सामने जो आप लोगों ने ग्राउंड देखा होगा, उस ग्राउंड के बीच में उन्होंने तिरपाल बिछाई और उसके बीच में बैठे। तो मेरा बोलने का मतलब है कि जो सारे अफसर आके माइक किसी जवान को ना लेने दें, दिस दैट इज करके बोल के सब चले जाए। हमसे रुका नहीं गया साहब। चौथे नंबर पे जाकर के चढ़ गए स्टेज के ऊपर और माइक पकड़ बोल दिया कि मुझे बोलना है। सब जैसे माइक पकड़ा, चौथा पॉइंट बोला था। पहला पॉइंट तो ये था कि हम जो है 97% है साहब, वो है 3%। हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन जो हमारी ग्रीवेंस है वो 4-5 पॉइंट है। तो जस्टिस रेड्डी उठ के खुद ही आ गए। उन्होंने बोला कि ठीक है, क्योंकि सारे लोग समझ गए कि ये जो कोई बोल रहा है ये कोई अफसर होगा जो कि हमारे हक में बोल रहा है। लेकिन मैं उनको ये नहीं पता कि ये भी एक जवान है। बोलने का मतलब ये है कि साहब बात हमारी सुनने नहीं देते। हमारे जो साहब ने जितना बताया कि जस्टिस जो हमारे एक्सेस में लीग के अध्यक्ष मेजर मटकोटिया जी, वो लास्ट को चुपचाप करके आके लास्ट वाली सीट में बैठ गए। उन्होंने एक बात भी नहीं बोली। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, उसके बाद एक लीग का डेलीगेशन मीटिंग हुई धर्मशाला ऑडिटोरियम के अंदर। तो उस समय भी हमें बहुत दुख हुआ
हमारे जो परमवीर चक्र है, योगिंदर सिंह और जो योगिंदर सिंह को ऑडिट उसमें ऑडियंस में बिठा रखे थे उन्होंने, और अपने आप अफसर जो है स्टेज के ऊपर बैठे हुए थे। उसमें गवर्नर भी आए हुए थे वहां पर, तब भी जाकर जो है कोटिया साहब से झगड़ा हो गया कि साहब आपको ये प्रोटोकॉल नहीं पता कि परमवीर चक्र कहाँ बैठता है। उनको फिर जाकर उनको उसमें बिठाया। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि हमारे लोग हमारे जेसीओ जवानों को कितना जो है नीचे समझते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जो कि 22 मार्च को जिसकी लास्ट हियरिंग भी है, और एक एएफटी चंडीगढ़ में हम लोगों ने केस डाला है डिस्क्रिमिनेशन का है, सीएसडी में जो भेदभाव होता है। एक केस जो हमारे कैप्टन राम सिंह साहब हैं और तोमर साहब हैं, उन्होंने जो ऑनररी कैप्टन का डिग्रेडेशन कर रखा है, जो ऑनररी कमीशन जो है इसको जो डिग्रेड कर रखा है, उसके बारे में भी इन्होंने एक केस जो है एएफटी चंडीगढ़ में लगाया हुआ है। एमएसपी का जो एजेंडा है सबसे पहले कि देखिए, जो एमएससीपी को भी इन्होंने 3 भागों में बांटा हुआ है, अफसर, एमएनएस और जेसीओआर। सबसे बड़ा बात यह है कि एमएनएस कोई कम्बैट नहीं है, और आप लोग सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान का कोई भी हॉस्पिटल जो है बॉर्डर के 25 किलोमीटर से नजदीक कहीं भी कोई हॉस्पिटल नहीं है। सबसे नजदीक जो हॉस्पिटल है लगभग उसकी जो बेस हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल जो 25 किलोमीटर पे है। लेकिन मजे की बात यह है कि एक एमएनएस उसी के बराबर का जो सर्विंग का नर्सिंग असिस्टेंट होता है, उसको आप 200 रुपए देते हो, जो कि फील्ड में लड़ाई पे काम करता है। और एक नर्स जो है जो पीछे बेस में होती है, उसको आप 10,800 रुपए दे रहे। और एक अफसर जो है उससे भी पीछे बैठा होता है, उसको 15,500 रुपए दे रहे। एक सूबेदार मेजर, सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक जो है 5200 रुपए। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, एक्सेस में लीग ने जो रिकमेंडेशन भेजी है, जेसीयू को 10,500 कर दो और ओआर को इतना ही रहने। ये बहुत ही गलत है, बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन है। हम लोगों को आपस में बांटने की कोशिश कर रही है, ये इनकी पॉलिसी है। तो साहब ने जो बात बोली, करम सिंह साहब ने, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में मत सपोर्ट करो आप किसी भी अधिकारी को। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन से निकल जाओ, उससे ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि ये कभी हमारा भला करने वाले नहीं है साहब, कभी भला करने वाले नहीं है। आप लोगों को पता है, अभी आप लोग हम बात कर रहे हैं कि 23,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया। हम भारत सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते, उन्होंने तो पैसा दिया, लेकिन पॉलिसी मेकर जो हमारे वो नहीं है। गड़बड़ तो पॉलिसी मेकर कर रहे हैं ना, भारत सरकार को नहीं। ठीक है, साहब ने बोला काउंटेबिलिटी तो होना चाहिए। काउंटेबिलिटी जब होगी तो जिम्मेवारी तो जो चीफ शीर्ष नेता है उसी को ठहराया जाएगा। गलती तो हुई है, गलती हुई है पॉलिसी मेकरों की। जो पॉलिसी मेकर हमारे बैठे हुए हैं, जिनको ये नहीं पता कि 87% पैसा जो है वो उन्होंने 3% को दे दिया, और जो हमारे 13% है, नो सॉरी 3% बचे 13%, उसके बीच में जो ओआर जेसीओ जो उनको वो पैसा मारना। उसके बाद है आप लोगों का सबसे जो, तो इसलिए आप धीरा वालों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप भी एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाए। महीने में नहीं, 2 महीने में नहीं, 3 महीने में एक बार मिटे, और बैठने के लिए बढ़िया जगह है, भगवान का मंदिर में बैठे और तो थोड़ी देर आपस में बातचीत करें, गांव सुधार की बातचीत करें। बाकी पॉलिटिकली बातें जो है कभी द्वारा करेंगे, बहुत ज्यादा पॉलिटिकली भी हमारे लिए बातें हैं, लेकिन वो इस मंच पे नहीं, अभी कभी द्वारा आएंगे तो उसके बारे में पॉलिटिकली भी बातें उसके बारे में साझा करेंगे आपसे। इस समय जो मेन मुद्दा है हमारा, उसके लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। खास करके मैं पूर्व सैनिक समिति के अध्यक्ष जो है ओम प्रकाश साहब जी का बहुत आभारी हूं, धन्यवादी भी हूं। मैंने इनको सिर्फ ये बोला था कि आप 5 रुपए से अपना अकाउंट जो मेंबरशिप लीजिए वॉइस ऑफ एसोसिएशन सोसाइटी की, लेकिन इन्होंने लगभग 30 से 33 आदमियों ने जो है वो बेसिक मेंबर ही बन गए, जिन्होंने 500 रुपए के अपना जो है मेंबरशिप ली, और उन्होंने अपना
आइडेंटिटी कार्ड भी उसका बनाया है। ये जो पैसा जाता है दोस्तों, ये जो मैं केस कोर्ट बोल रहा हूँ, इन कोर्ट केसों में पैसा लगता है। मैं जयपुर में गया था, जयपुर में आप लोग साइड रहे होंगे, वहाँ एक झोटवाड़ा जगह है, झोटवाड़ा जगह है, वहां पर एक मीटिंग रखी हुई थी, तो मैं हिमाचल की तरफ से वहां भी गया था। तो मुझे बड़ा मतलब शेर दिल लोग लगे, मैं बोलूं शेर दिल लोग गए, क्योंकि जब उनको ये बताया कि हमारा ये है, तो काफी लोगों ने वहां पर, बिजनेसमैन भी है हमारे एक्सेसमैन, काफी अच्छे बिजनेस चल रहे हैं उन लोगों के, तो उन्होंने काफी डोनेट किया, जिसकी रात में हम अभी ये सारे केस जो है लड़ रहे हैं। अभी आप लोगों ने यूट्यूब में देखा होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट दिनेश शर्मा जी जो आते हैं, वो पहले हमारे केस वही लड़ते, लेकिन अभी कुछ वो बहुत फेमस हो गए हैं, जैसे पहले जेठमलानी जी थे, या अभी कपिल सिब्बल जी है, या कुछ है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी ज्यादा केस है वो दिनेश शर्मा जी लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे और भी एडवोकेट है जिनको फीस तो देना पड़ती है। जो आप लोग आइडेंटिटी कार्ड बना रहे हैं, वो एक आपकी कंट्रीब्यूशन है। तो लगभग जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इन्होंने 30 से 35 आदमी जोड़ दिए हैं, तो लगभग 15 से 30 आदमी भी जुड़े, तो 15,000 रुपया जो है इनका जो वॉइस ऑफ एक्सेस सोसाइटी के अकाउंट में गया है, और इनको अभी जब दिल्ली जाएंगे तो उनसे भी मिलाएंगे। मेरा बोलने वाला, दिल्ली ना जा भी पाओगे आप लोगों को जो मैंने ये चीज बताई कि आप लोग अपने संगठन को बुलाएं और यहाँ से लेटर लिखें, या यहाँ से आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन, ज्यादा नहीं। मैंने तो 100 रुपए के लिए एक बार पालमपुर हुआ तो 100 रुपए बोला था कि 100 रुपए जो है आप लोग एक अपनी पर्ची कटवा लीजिए ताकि कुछ, लेकिन जब पालमपुर में, मुझे याद है ये 7 मई 2017 की बात है शायद, तो हम लोगों ने एक वॉइस ऑफ एक्सेस में दिल्ली से वो आए थे हमारे अध्यक्ष जी वीर बहादुर सिंह, तो लगभग फौजी उस टाइम हमारी खेती बाड़ी का काम है, तो साहब लोगों ने, दीवान साहब ने बोला कि भाई मेरे पेट में दर्द है, मेरा ये है, मेरी कड़क जड़ी है, मेरी पक्की जो कड़क लूनी है, ये लूना है, वो लूना है। तो हम लोगों ने वहां पर खाने का बंदोबस्त किया हुआ। मैं खाने के बंदोबस्त की बात बोला, बड़ी ये है कि मेरे दिल में ये है यार, खाना करना कहां से करना, पैसा कहां से आए। आप लोगों ने सुना होगा कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। जरा पीछे रहने वाला मीडिया बढ़िया टच करता बड़ा हाँ बनाने यार आंदे हाँ रही है मैं और 2 जने मिली के बनवाऊंगा। मेरा पर भैया मिठा नहीं खाना, मिठा खाना, नमक नहीं खाना।